सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी गाइस। तो गाइस आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वैसे तो मेरे पीछे ही दिखाई दे रहा है, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है उसकी इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंस है, पहले एक बार उसे समझ लेते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत भी कभी कहीं पढ़ा है वो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे, और जो फर्स्ट टाइम ठीक से इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, मेरे साथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी एक ओवरव्यू पता चलेगा कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और इंग्लिश ग्रामर के अंदर। लैंग्वेज जानबूझ के बोल रहा हूँ, गलती से नहीं बोला है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो गाइज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम लोग या तो सब्जेक्ट को मेजर रोल प्ले करते हुए देखते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा मेजर रोल प्ले होता हुआ देखते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से ज़्यादा नहीं है। पैसिव वॉइस जो है वो हमेशा एक्टिव वॉइस से आसान होता है, इसलिए कोई भी लॉन्ग राइटिंग की जाती है, आर्टिकल लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है, कुछ भी आप अगर लॉन्ग राइटिंग करने वाले हैं, चाहे क्लास 9th है, 10th है, 11th है या 12th है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लॉन्ग राइटिंग हमेशा होनी चाहिए पैसिव वॉइस में, क्योंकि वो आपको एक अच्छा फ्लो देती है। आपको बार बार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। मेन वर्ब के बारे में कई बार हम लोग परेशान होते रह जाते हैं, क्योंकि इसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और जब आप लॉन्ग राइटिंग पैसिव वॉइस में करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है रीडर पे, उसके सबकॉन्शियस को वो इतना अफेक्ट करता है कि आपकी राइटिंग उसे बहुत ही मैच्योर लगती है। ऐसा लगता है कि किसी परिपक्व इंसान ने लिखा है, किसी नौसिखिया ने इंग्लिश लिखी है, ऐसा कभी नहीं लगता। इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग जो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं या लॉन्ग राइटिंग्स करते हैं इंग्लिश के अंदर, वो हमेशा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इस छोटे से ऑब्जेक्टिव के साथ आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि इस टॉपिक के खत्म होने के बाद लॉन्ग राइटिंग में हम लोग जो कुछ भी लिखने वाले हैं उसमें हम पैसिव वॉइस का भी ही इस्तेमाल करेंगे, और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए ही लॉन्ग राइटिंग करेंगे, ताकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस, ई एस या आई एस फॉर्म या आई एन जी फॉर्म, इन सब पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता ना पड़े कि कहाँ कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो गाइज हम पढ़ेंगे भी, और साथ ही साथ मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि जैसे ही लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट होगा आप लिखना भी शुरू कर देंगे। ठीक है गाइज, तो इसी उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हमें कैसे सरप्राइजेस या कौन से जेम्स मिलने वाले हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या वॉइस जो है मेनली हमारे सब्जेक्ट का नाम है कि हमारा आज का जो टॉपिक है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं गाइस, तो हम लोग वॉइस डिस्कस करने वाले हैं। वॉइस को हिंदी भाषा के विद्यार्थी बहुत आसानी से एक शब्द से समझ सकते हैं, वाच्य। हिंदी में बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन, कि जब भी किसी सेंटेंस को कहने का तरीका बदला जाता है, जब भी किसी सेंटेंस को क्या किया जाता है, कहने का तरीका जब बदला जाता है, तरीका जब बदला जाता है, तब हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस हुआ है कि पैसिव वॉइस हुआ है। अब अगर मैं किसी बात को सीधे तौर पर कह दूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, अब मैं क्रिकेट खेलता हूं को फटाफट से, जिन्होंने टेंस पढ़े हैं मुझसे, अभी के अभी इस वाक्य को हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, ट्रांसलेट करो, मैं क्रिकेट खेलता हूं। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करो और फटाफट कमेंट बॉक्स में, ना 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 इसमें नहीं, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाओ। मैं बाद में पढ़ तो पाऊँ किस किसने आंसर दिया, अभी आप लाइव चैट में फटाफट आंसर दे दोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। जल्दी से फटाफट, इतना तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। हो गया क्या? डन, आगे बढ़े। चलो, तो आप लोगों ने यहां पर जो वाक्य बनाया है गाइस, वो आपने वाक्य बनाया है आई प्ले क्रिकेट। आपने यहां पे क्या वाक्य बनाया है? आई प्ले क्रिकेट। आपने यहां पर अपना सेंटेंस बना लिया है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब इसी बात को अगर मैं दूसरी तरीके से कहूं, घुमा के कहूं
क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, तो यहां पर क्रिकेट जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया, सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है, और मैं जो क्रिकेट खेलने वाला था वो एक साधन मात्र बन के रह गया कि भैया मैं तो बस ऐसे ही हेल्पर हूं, एजेंट हूं, डूअर हूं, जो बस केवल इस काम को पूरा होने में मदद कर रहा है। क्रिकेट तो खेला जा रहा है स्वयं से ही, बस मेरे द्वारा। जैसे कि कलम के द्वारा लिखा जाता है, तो कलम क्या है, जैसे सहायक है लिखने में, लिखने वाले आप और मैं। कलम या पेन क्या है, सहायक मात्र है, केवल एजेंट है, केवल मीडियम है लिखने का। तो वैसे ही जब हम ये देखते हैं कि किसी वाक्य को टेंस के आधार पर लिखा जाए, किसके आधार पर लिखा जाए, टेंस के आधार पर लिखा जाए, तो वहां पर कर्ता अपने मूल स्वरूप में रहता है और पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी या पूरा का पूरा रिजल्ट गेन करता है जो भी वर्ब से या क्रिया से हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब पैसिव वॉइस करते हैं तो क्या होता है, चलिए उससे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। वॉइस, द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स रेदर द सब्जेक्ट, कि भैया यहां पर मुख्य भूमिका में कौन है, रेदर द सब्जेक्ट के या तो कर्ता है, जो भी हमारे वाक्य का कर्ता है वो, ऑफ द सेंटेंस, परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन, कि वो परफॉर्म कर रहा है या रिसीव कर रहा है उस एक्शन को। तो देखिए यहां पे जब मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट, तो आपको पता चल रहा है कि प्ले की क्रिया कौन कर रहा है, भैया ये आई जो है ये प्ले की क्रिया कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, एक्शन को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह अगर मैं इसको उल्टा कर देता कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्या कर देता, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, अगर ऐसा कर देता तो यहां पर मैं तो परफॉर्म कुछ कर ही नहीं रहा, क्रिकेट जो है वो परफॉर्म कर रहा है खुद को खेला जाना, और उससे मुझे रिसीव क्या हो रहा है कि भाई उसका केवल एजेंट बन के मैं रह गया, तो वो मेरी रिसीविंग है। तो यहाँ पे मैं परफॉर्म तो कर ही नहीं रहा, केवल रिसीव कर रहा है। तो ये हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट या कर्ता जो है वाक्य के अंदर वो एक्शन को परफॉर्म करने का काम कर रहा है या रिसीव करने का काम कर रहा है। इंग्लिश भाषा में हम देखते हैं कि दो तरह की वॉइसेस होती हैं, संस्कृत में तीन होती है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर हमारे पास केवल कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ही है, भाववाच्य को छोड़ो, कम से कम एक से तो पीछा छूटा, एक तो कम हुआ है, इसी से खुश हो जाओ। चलिए एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, तो यानी कि वह एक्शन, जो एक्शन वर्ब में बताया गया है, इसका क्या मतलब है, अब भैया यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, किससे बताया गया कि खेला जा रहा है, तो प्ले से बताया जा रहा है। यहां पर अगर मैं वॉच कर दूं तो एक्शन अब क्या हो रहा है, देखने का हो रहा है, और हमें किससे पता पड़ा कि देखने का हो रहा है, वर्ब से पता पड़ा। तो भैया एक्शन जो कि एक्सप्रेस किया गया है वर्ब के द्वारा, उसमें हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस में इसका उल्टा हो जाता है, वो उसे केवल रिसीव करता है, एक एजेंट के रूप में, एक माध्यम के रूप में, एक डूअर के रूप में, केवल उसे स्वीकार करने का या रिसीव करने का काम करता है, वह वहां उसे परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आता है, या हम ये देखते हैं कि वहां पर वो उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है। राइट और रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां देखते हैं अगला एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यहां पे इसलिए लिया है क्योंकि हम यहां पर प्रैक्टिकली चेंज करने की बात करने वाले हैं, मोटे तौर पर, कि कैसे एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज होता है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं। तो हम यहां पे सिंपल सा सेंटेंस क्या लेंगे, राम वॉचेस टीवी। अब यहां राम क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। अब जब इसे चेंज करने की बात आएगी कि हमें इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस। तो सबसे पहली बात टीचर्स देख के ही, वॉचेस देख के ही पता चल जाता है। आपको क्या लगा था मैं बहुत कोई डिटेल में व्याख्या करूंगा, नहीं। आप जैसे देसी लोग, हम भी वैसे ही देसी लोग। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे बिना मतलब और बेवजह किसी जगह पर, तो सीधी सी बात हो जाती है कि भैया पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म वाला ही है। और अगर कुछ और ऊट पटांग आईएनजी दिख रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस आईएस देख रहा है, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं। इसका मतलब यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस बन रहा है। राइट, तो वॉच का क्या बन गया यहाँ पे,
वॉच्ड। क्या बना लेंगे यहाँ पे? वॉच्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? टीवी इज वॉच्ड बाय राम। सिंपल एंड सोबर। हमें यहां पर सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस बना करके विद्वान नहीं होना है, हमें केवल समझना है प्रक्रिया काम कैसे करेगी। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दिस चेंज, कैसे चेंज हो रहा है। तो फिर से आपकी भाषा में समझाते हैं, मतलब अपनी भाषा में समझते हैं, देशी भाषा में। सब्जेक्ट को बना लो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना लो सब्जेक्ट, वर्ब जो भी हो उसके साथ अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब लगाओ, और मेन वर्ब में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करो। यही तरीका है, इस तरीके में कुछ भी नया नहीं है ये बिल्कुल सेम ऐसा ही तरीका, और ये ऐसा ही होगा। सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट ना बना करके एजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पे गाइस? हम लोग इसे एजेंट, डोर या मीडियम बनाते हैं। और एजेंट, डोर या मीडियम क्यों बनाइए? क्योंकि इससे पहले बाय जो है वो ये बता रहा है कि भैया ये यहाँ पर सहायक मात्र है, ये इस क्रिया का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जिसकी प्राप्ति के लिए हम क्रिया करते हैं वो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए सब्जेक्ट जो है एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर टीवी जो है देखी जा रही है, राम के लिए नहीं देखी जा रही है, राम के द्वारा देखी जा रही है। इतना सा अंतर है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट कहने से बचते हैं और हम क्या कहते हैं? ये एजेंट बन गया। तो सब्जेक्ट को बना लो एजेंट, ऑब्जेक्ट को बना लो सब्जेक्ट। ये बिल्कुल सही कहा, ऑब्जेक्ट को बना लो सब्जेक्ट। और यहां पर इसका जो टेंस है, सॉरी, इस वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब से जो टेंस पता चल रहा है, उस टेंस के अकॉर्डिंग यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड करते हैं। लेकिन कई विद्यार्थी कहेंगे सर यहां तो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस और आपने गलती से हेल्पिंग वर्ब लगा दी है कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कम से कम थोड़ी तो ईमान धर्म रखो सर, ऐसे क्या करते हो बच्चों के साथ कि वॉचेस जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर हम देखें कि हमारी वर्ब कौन सी आती है, तो भैया डू भी मिल जाएगा और डज भी मिल जाएगा। और क्योंकि यहां पर राम है या टीवी है कोई फर्क नहीं पड़ता। सर थोड़ी सी तो दया करो, डज लगा लो, लेकिन नहीं यहां डज का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। क्योंकि डू और डज जो आप लगाना चाह रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो कब लगता है? जब आप टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाएं। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर चलेगा। अरे भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से बाहर आओ, नया टॉपिक आ गया है, अभी तक उसी में नहीं चल रहे हो। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दो। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां भी टेंस का, यहां भी टेंस का, इसको इसमें चेंज कर दिया, जोर ही नहीं आया अब आएगा जोर क्योंकि अब एक नया सेंटेंस स्ट्रक्चर आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि पैसिव वॉइस के जो स्पेसिफिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की तरह नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में ही रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग उसका टेंस के अकॉर्डिंग ही एज इट इज चेंज कर रहे थे कि भाई सिंपल प्रेजेंट है तो भी टेंस का रूल फॉलो करना है, सिंपल पास्ट है तो भी टेंस का रूल फॉलो करना है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां आप केवल एक्टिव वॉइस में टेंस का रूल फॉलो करेंगे, पैसिव वॉइस के लिए रूल यहां पर आपका अलग से आ जाएगा। चलिए साहब आगे बात करते हैं। जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस। वापस वही बात करना शुरू करो भाई। ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाया एजेंट और राइट्स का बना लिया इज रिटन, यानी इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। ठीक है, अभी मैं बस केवल इतना चाह रहा हूं कि ये इतना अदल बदल जो है ना वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आगे तो बहुत सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, मधु इज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट हमारा मधु किनकी मदद कर रही है? द स्टूडेंट्स। तो द स्टूडेंट्स हमारे हो गए यहां पर सब्जेक्ट और मधु जो है वो हमारी यहां पर हो गई एजेंट। और यहां पर क्या बना? आर बीइंग हेल्प्ड। अब यहां पे एक छोटी सी बात समझ में आई कि यहां पर मधु अकेली थी
सिंगुलर थी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने इज का प्रयोग किया। लेकिन जब सब्जेक्ट बदला तो यहां पर क्या हुआ कि नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हम पुराने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहली पोजीशन पे आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। चलो इतना सुकून तो है, कुछ तो ज्ञान पुराना काम आएगा। मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन जो है वो एक गाना गाता है, और साथ में अ सॉन्ग बाय मोहन, तो मोहन को पीछे ला करके एजेंट बना लिया, अ सॉन्ग को आगे ले जा करके हमने क्या बना लिया, सीधे तौर पर इसको हमने अपना सब्जेक्ट बना लिया, इसको एजेंट बना लिया। सिंग्स का इज संग हो गया, फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कम से कम हेल्पिंग वर्ब की माथाफोड़ी है तो मेन वर्ब की माथाफोड़ी से तो फ्री हुए। मेन वर्ब में दिमाग लगाना ही नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब दिखे ऊपर उसकी थर्ड फॉर्म, फालतू परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लंबी लंबी बातें नहीं। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया इस परिवर्तन को कैसे प्रभावित करती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। अब मुझे लगता है कुछ विद्यार्थियों को तो क्लियर हो गया होगा कि सकर्मक और अकर्मक क्या है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मुझे ये कहते हैं कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं ऐसी उम्मीद कर लेता हूं कि फिर हिंदी तो अच्छी होगी। फिर उनका पलट के वही जवाब आता है जो आप समझ गए होंगे कि सर वो भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी अच्छे से आती होगी, तो वो भी स्थिति नहीं है यहाँ पे, तो हिंदी की भी ऐसी परिभाषा वगैरह नहीं आती। हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या क्वेश्चन आंसर आते हैं तो वो लिख लेते हैं, लेकिन आप ये सोचो कि आप कोई हमारे से अलंकार पूछोगे या हमारे से कोई व्याकरण के गहरे गूढ़ रहस्य पूछोगे तो वो नहीं आते। उतना डीप में मत जाओ। तो यहाँ पर यही बात हुई कि सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है कि जहाँ पर वर्ब हो उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो, और वो वर्ब उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, वर्ब जो है वो अकेली काफी होती है अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने में, उसके बाद उसे किसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती या आवश्यकता पड़ती नहीं है। ठीक है, तो वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो, वही वापस देशी भाषा पे आ रहा हूं भाई, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना हो इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में मामला चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इंट्रांजिटिव हुई तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में मामला चेंज नहीं होगा। फिर से सिंपल से सरल भाषा में, क्रिया है, क्रिया के बाद में कर्म है, तो इसका मतलब हो गया भैया क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया है। पैसिव वॉइस बनेगा क्या? बन जाएगा। क्रिया है लेकिन उसके बाद उसका कर्म नहीं है, हमारी भाषा में कहें वर्ब है लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा। वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता, उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दे लाफ्ड, वे हंसे। अब हंसने का कर्म बनाओ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझ पर हंसे, टीचर पर हंसे, बच्चे पर हंसे, बच्ची पर हंसे, पर आपको बीच में प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा इस पर को दिखाने के लिए। दे लाफ्ड एट मी, अब ये एट आ गया और एट के बाद में मी आया है, तो इस मी का संबंध तो पूरे वाक्य से है, लाफ्ड से तो रहा ही नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन की यही डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध उस वाक्य से होता है, या उस वाक्य से संबंध स्थापित करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो जब मैंने कहा दे लाफ्ड, तो दे लाफ्ड एट मी, तो एट मी बोलते के साथ ये हो गया कि ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो उद्देश्य है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के वाक्यों को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वे हंसे, बस बात खत्म, कर्म थोड़ी चाहिए, कर्म की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। नो पैसिव, कोई पैसिव वॉइस नहीं। राम इज ईटिंग एन एप्पल, हाँ एन एप्पल बाय राम चेंज हुआ, इज बीइंग ईटन यहां पर वापस से वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही वॉक्स, वह चलता है। अब वह चलता है कि आगे ऑब्जेक्ट जोड़ने की कोशिश करो। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो और इसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हो फटाफट से जोड़ करके कमेंट बॉक्स में, नो लाइव चैट नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताओ इसके साथ कौन कौन से ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। फटाफट पॉज करो वीडियो, चलो
चलो चलो चलो चलो, प्रीपोजिशन का यूज नहीं होना चाहिए, पहले ही कह रहा हूं, प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, सीधा कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। फटाफट हो गया क्या? पढ़ूंगा सारे और लतारूंगा बहुत जोर से अगर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ तो। ही वॉक्स जो है वो चेंज नहीं होगा, नो पैसिव वॉइस। अब मैं वीडियो जब अपलोड होगा ना उसके बाद में सारे कमेंट पढ़ूंगा, इन सबके नाम नोट करूंगा अपनी डायरी में। ये कौन कौन है जिन्होंने इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगाने का पाप किया है, इन सब पापियों का हिसाब पूरा किया जाएगा। शी टीचर्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। इंग्लिश इज टॉट बाय हर, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। हिंदी में वाक्य ऐसा बन जाएगा। फिर से अभी केवल वर्ब पे बात कर रहा हूं इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक चीज बार बार याद दिलाता रहूंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आज मुझे केवल इतना ही करना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिमाग में अटक जाए। चाहे कॉन्शियस माइंड में अटकाओ, चाहे सबकॉन्शियस माइंड में अटकाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। ये दो बातें सही तरीके से अटक जानी चाहिए। नंबर 1, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि रिसीव कर रहा है सेंटेंस में, ये देखना है। नंबर 2, कौन सी वर्ब जो है वो चेंज हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। सकर्मक चेंज हो जाएगी, सकर्मक क्या, जिसके साथ ऑब्जेक्ट है। अकर्मक चेंज नहीं होगी, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है या नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आता है गाइस, पिछली बार जो है वो 3 वीडियो तक वेट करना पड़ा था प्रोनाउन लाने के लिए, इसलिए आज मैं पहले वीडियो में पहले प्रोनाउन ही लेके आया हूं कि पहले प्रोनाउन समझ लो, क्योंकि एग्जाम में प्रोनाउन बहुत आता है और एग्जाम्पल्स में भी प्रोनाउन बहुत आते हैं, इसलिए पहले प्रोनाउन को क्लियर करेंगे। तो एक छोटी सी बात है भैया कि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव केस में रहता है और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। सब्जेक्ट किस में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन जब दोनों की पोजीशन चेंज होगी तब क्या होगा। सामान्यतः अगर मैं बात करूं किसी भी एक प्रोनाउन को, फर्स्ट वाले को ले लेता हूं, आई, मी, माय और माइन, ये 4 हमारे प्रोनाउन हैं। एक ही प्रोनाउन के 4 स्वरूप हैं। कौन सा प्रोनाउन है, ये आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। तो आई, मी, माय और माइन में क्या अंतर होता है, तो आई का मतलब तो है मैं, जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो। मी का मतलब हो मुझे या मेरे को, आपकी बोलचाल की भाषा में मेरे को ठीक है, तो मेरे को या मुझे। माय का मतलब जब मैं किसी से अपना रिलेशन शो कर रहा हूं। माय का मतलब क्या, जब मैं किसी से अपना रिलेशन शो कर रहा हूं। हालांकि ये एडजेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। माय यानी कि मेरा, लेकिन मेरा उससे रिलेशन होना चाहिए, अधिकार, स्वामित्व या मालिकाना हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोजेशन यानी कि स्वामित्व, अधिकार या मालिकाना हक बताने के लिए हम माइन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि बात है आप लोगों की और मेरी, तो आप मेरे लिए क्या कहोगे, चित्रांश सर इज माय भैया, आप यही कहोगे ना, चित्रांश सर इज माय भैया या चित्रांश इज माय भैया। ठीक है, चित्रांश इज माय भैया, चित्रांश इज माय ब्रदर, आप ऐसे कहोगे, क्योंकि मैं आपका भाई हूं और आपका और मेरा ये रिश्ता है, राइट। लेकिन अगर इसी चीज को अगर आप किसी वस्तु के लिए कहोगे, जैसे मैं इस घड़ी के लिए कहता हूं, तो मैं कहूंगा द वॉच इज माइन, ये घड़ी मेरी है भैया, मेरा हक है, मालिकाना हक है, स्वामित्व है इस पे, इसलिए ये मेरे पोजेशन में है। तो यहां मैं क्या कहूंगा, द वॉच इज माइन या दिस वॉच इज माइन। तो जहां पर आपका स्वामित्व, मालिकाना हक, अधिकार, पैसे देके खरीदी हुई चीज हो, वहां बोलो माइन, लेकिन जहां रिलेशन हो वहां माइन मत बोलो। अपने पिताजी को इंट्रोड्यूस करते हुए आप क्या कहते हो, ही इज माई फादर, माई फादर, द फादर इज माइन नहीं कहते। आपने उनको खरीद के थोड़ी रखा है भाई, पोजेशन थोड़ी है आपका उन पे, आपका और उनका एक रिलेशन है, आपका और उनका एक रिश्ता है। तो जब उस रिश्ते को बताना है तो माय का यूज करो, और जब पोजेशन, अधिकार, स्वामित्व, मालिकाना हक, इन सारी चीजों को बताना है तब प्रयोग किसका करोगे। चलो फटाफट से कमेंट। ये लाइव में सब फालतू की बातें करते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाओ फटाफट, लाइव चैट ऑफ करो कमेंट बॉक्स में। लाइव चैट में आपको कोई महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। कई विद्यार्थियों को पता है कि पिछले 4-5 दिन से मैं पूरी लाइव चैट पढ़ रहा हूं, एक एक बच्चे की। मैं अभी तक किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, मैं बस नाम लिख रहा हूं कि कौन कौन आकर के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। फिर एक दिन आएगा
कि जिस दिन कोई महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला होगा, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला होगा, उस वीडियो में कमेंट करूंगा उन सारे बच्चों को कि बेटा आज तुम ब्लॉक हो, क्योंकि तुमने बहुत बदमाशी मचा ली है ना, तुमने सीमा पार कर दी। तो उस दिन उन्हें ब्लॉक करूंगा, आज नहीं करूंगा, आज तो ठीक है चलने दो, ठीक है। देख रहा हूँ, एक एक का नाम लिख रहा हूँ, एक एक को नोटिस कर रहा हूँ, जिसके अजीबोगरीब नाम है ना, स्पोर्ट्स चैनल और उस तरीके के नाम, वो भी नोट कर रहा हूँ। टेंशन मत लो तुम। चलिए, तो आई, मी, माई और माइन जो है, ये चारों के चारों 4 स्वरूप है। इनमें से हमें 2 की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो सब्जेक्ट की और एक ऑब्जेक्ट की। तो मैंने कहा आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, तो यहां ये मेरा सब्जेक्ट है और यहां ये मेरा ऑब्जेक्ट है। बोलो हाँ कि ना भाई, यस और नो बोलते हुए चलना। आई जो है मेरा सब्जेक्ट है और हर जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट को मैं बनाऊंगा एजेंट और ऑब्जेक्ट को जब मैं बनाऊंगा सब्जेक्ट, यही कर रहे थे अपन लास्ट पेज पे। जब मैंने आई को एजेंट बनाया, हर को सब्जेक्ट बनाया, तो मुझे इनकी पोजीशन के साथ साथ इनकी कैटेगरी भी तो चेंज करनी पड़ेगी बेटा। इनकी पोजीशन के साथ साथ इनकी कैटेगरी भी चेंज करनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन यहां आकर ये एजेंट बनेगा तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बन जाएगा? एडजेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाकर के ये अपना एजेंट बनेगा। यानी कि आई को जब मैं एजेंट बनाऊंगा तो वो मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। सेम कंडीशन में अगर हर जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, हर के सामने हम लोग सीधा जाकर के देखेंगे तो हर को चेंज करते समय हम किस में चेंज कर देंगे? सीधे तौर पर ये शी में चेंज हो जाएगा। तो हर का यहां पर क्या बना लो गाइस? शी बना लो। वर्ब की थर्ड फॉर्म सी सॉ सीन, ये हो गया काम। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस का है तो सी के साथ मैं वॉज या वर्ब में से एक चीज लगा लेता हूं, वॉज लगा लेता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूं। जब पढ़ा दूंगा पूरा तो फिर आपके हिसाब से लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी रहने देते हैं इसको। चलिए, तो एक फटाफट से एक छोटा सा प्यारा सा सेंटेंस दे रहा हूं, पहले देख लो। आई मी में चेंज होगा, वैसे ही मी आई में। ही हिम में चेंज होगा, हिम ही में। शी हर में चेंज होगा, हर शी में। दे देम में चेंज होगा, देम दे में। यू यू में चेंज होगा, यू यू में। जोक सपाट, लेकिन हाँ, यू जो है वो देखते हैं हम लोग कि यू जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों में यू ही रहता है। सेम इट जो है वो भी इट ही रहता है। वी जो है वो चेंज हो जाता है अस में, और हु जो है वो चेंज हो जाता है हु में, जिसे हम बाय के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं गाइस? बाय के साथ लिखते हैं। बात करेंगे इस बारे में बहुत अच्छे से, और 4-5 अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आऊंगा इसके, ठीक है। इसमें एक जादुई बात हो रही है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इंटरोगेटिव नहीं होता है, ठीक है, देखना, चेक करके आना अगले लेक्चर में। चलो, तो इनको चेंज किस तरीके से किया जाएगा, तो जरा एक चेंज करके बता दो प्लीज। दे टॉट इंग्लिश। चलो, इसको फटाफट से चेंज कर दो। इंग्लिश की जगह दूसरा वर्ड ले रहा हूं मैं, सॉरी, प्रोनाउन दे देता हूं ताकि थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो। दे टॉट अस ले लो। चलो, दे टॉट अस ले लो। दे टॉट अस को चेंज करके बताओ मुझे फटाफट से। चलो, कमॉन 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 कमॉन, वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में आ जाओ, कमेंट बॉक्स में फटाफट से लाइव चैट से बाहर निकलो। दे चेंज किया, अस चेंज किया, सब्जेक्ट से एजेंट, फॉर्म आएगी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, फॉर्म आएगी सब्जेक्टिव। ये रहा अस, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? वी, तो वी से शुरुआत कर लो। दे को चेंज किया एजेंट बनाने के लिए, और फॉर्म कौन सी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो क्या बनाओगे? दे का देम बना लो। चलो आगे बोलो, वॉज की वर, आगे बोलो भाई फटाफट। वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं? वी के साथ, वी वर। टॉट की थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, टीच टॉट टॉट, तो वी वर टॉट देम, और इसके बीच में यहाँ क्या लग जाएगा? वी वर टॉट बाय देम, क्योंकि एजेंट बनाने के लिए बाय तो लगाना ही है ना भाई, बिना बाय लगाए गड़बड़ हो जाती है। तो गाइस, देखा आप लोगों ने, इस तरीके से हम लोग प्रोनाउन को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे।
क्योंकि प्रोनाउन पे आप लोगों ने थीसिस लिख रखी हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस वर्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। याद है, भूल गए? पूरी की पूरी थीसिस लिख के आए हो उस वाले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम रियली ग्लैड एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार, थोड़ा प्यार बनाए रखो, और जो चीज़ एक्टिविटी हो रही है क्लास में उसे करो, क्योंकि अब से मैं क्लास में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाने वाला हूँ। बार बार स्टूडेंट परेशान करते रहते हैं, एक्सरसाइज कराओ एक्सरसाइज कराओ एक्सरसाइज कराओ। एक्सरसाइज जब एक्टिविटी देता हूँ वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊँ, तो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और पार्टिसिपेट केवल आंसर लिखने में ना करें, आंसर भी लिखें। कोई चीज़ अगर रिसर्च के लिए दी जाती है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ थोड़ा सा लाइक के बटन पर भी पार्टिसिपेट करें, थोड़ा सा शेयर के बटन पे भी करें। और देख लीजिए वो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन जो है, अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। कई ऐसे विद्वान लोग हैं जो अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। कम से कम भैया सब्सक्रिप्शन तो दे दो, एक आध सब्सक्राइब तो कर दो। चलिए गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पर मैं टेंस का एक दूसरा रूप लेके आया हूँ। टेंस का एक्चुअल जो प्रारूप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेंस जो है एक्टिव पैसिव वॉइस में, जब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिव वॉइस का तो वो कैसा होता है, और उसको चेंज करेंगे अगर पैसिव वॉइस में तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये अगले वीडियो की शॉर्ट फॉर्म है, और आपको अभी से इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। तो सबसे पहली बात है, अगर सेंटेंस में राइट या राइट्स दिखाई दे तो उसे चेंज करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगा लो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो। अगर आपको सेंटेंस में रोट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, यहाँ क्या दिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई एस, यानी कि सेंटेंस किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस कैसा दिखाई देता है, उससे पहले देखें इसको कैसे चेंज करेंगे। तो वॉज वर अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट से यहाँ आकर सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो ऑब्जेक्ट से यहाँ आकर जो सब्जेक्ट बन गया उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगा लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर लगा लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट बी लगा लो, और साथ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। कब, जब शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई देगी। ठीक है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखाई दे तो आपको इज एम आर को तो इज एम आर एज इट इज रखना है। ठीक है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हुए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए, और बीइंग लगा लेंगे आप। यानी कि आप वर्ब में आईएनजी नहीं लगाएंगे, ये जो बी मिला था ना आपको यहाँ पर उसमें ही आपने आईएनजी लगा लिया, बीइंग बना लिया, और फिर से यूनिवर्सल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोग यहां पर यूज करेंगे वॉज वर और साथ में राइटिंग का। कब, जब आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे, इसी को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, वॉज वर साथ में आया बीइंग, साथ में आई वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर भी ध्यान रखना, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा ना इनके जस्ट आगे उसके अकॉर्डिंग लगाना है। बार बार कह रहा हूं, गलती मत करना। कई लोग पुराना वाला ही कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हैज हैव और रिटर्न, तो यहाँ पर हैज हैव तो रहेगा ही, यहाँ पर भी हैज हैव, यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पर भी रिटर्न। तो दोनों में अंतर क्या है भाई, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर कैसे पता चलेगा। यहाँ पर भी हैज हैव रिटर्न, यहाँ पर भी हैज हैव रिटर्न, लेकिन बीन जो है वो पैसिव वॉइस में दिखाई देगा, एक्टिव वॉइस में दिखाई नहीं देगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज करते समय हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर भी क्या है, बीन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल के साथ में हम हैव का प्रयोग देखेंगे और साथ में देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल और शैल साथ में आया हैव जैसा कि वहां पर है, और फिर आगे इंपॉर्टेंट पार्ट बीन। क्योंकि यहां पर मैं स्टार इनके आगे इसलिए लगा रहा हूं बेटा, क्योंकि परफेक्ट टेंस तीनों जो हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों जगह सेम रहती हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर में केवल बीन का अंतर आता है। ये सॉरी, किसका अंतर आता है गाइस, इन दोनों में केवल अंतर बीन का आता है, बीन के अलावा किसी चीज का अंतर यहां पर नहीं आता है। बीन को देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बीन से तो हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी तो बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हो, लेकिन वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी तो लगाते हो बीन के बाद। यहां पर क्या लगा रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो समझ लो कि आप किस में चल रहे हो, एक्टिव वॉइस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चल रहे हो। चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो समझ लो आप कहाँ चल रहे हो, पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में चल रहे हो। तो गाइज यहां पर आपको कंफ्यूज होने का कोई मौका नहीं मिलेगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट से लिखिए, अगले लेक्चर के अंदर उस पर बात की जाएगी। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग टेंसेस को चेंज यहाँ पर करते हैं। इसका एक आपको इंट्रोडक्शन मिला। नेक्स्ट लेक्चर में केवल इतनी ही बात करेंगे कि सेंटेंस जो है वो एग्जैक्टली टेंस वाइज कैसे चेंज होने वाला है। तो आई होप गाइज आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, एंड मैं बहुत आज जोश में हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ फिर से मिल करके, और इसी जोश के साथ हम आगे की अपनी स्टडीज़ को रखेंगे। अगर आप लोगों ने, फिर से कह रहा हूँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू।